कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाए। 1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। साझेदारों के मध्य लाभों का विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। यानी साझेदारी फर्म में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी बचा है उसको साझेदारों के बीच में बांटने के लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता। तो दोस्तों ये बहुत इजी टॉपिक है। इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में, यानी निर्माणी खाते कौन बनाते हैं? जो वस्तुओं को मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग बनाते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है? व्यापार खाता, यानी कि जिसमें वस्तुओं को खरीदा जाता है फिर बेचा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर व्यवसाय के सारे इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ा जाता है। तो इस पूरी पार्टनरशिप में अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बहुत कुछ आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी घबराने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में इसका भी कोई काम नहीं। नेक्स्ट, अब P&L अकाउंट के बारे में। P&L अकाउंट के बारे में अगर आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरी पार्टनरशिप में इस P&L अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो P&L के अंदर एक बात ही ध्यान में रखनी है कि P&L का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस और P&L का क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट। तो अब जो बचा हुआ ये लॉस और प्रॉफिट किस नाम से जाना जाता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के नाम से, यानी कि शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के नाम से जाना जाता है। अब क्या बचेगा? पार्टनरशिप फर्म में जो ये नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बचेगा, कैसे बचेगा? कि जब सारे साझेदार मिलकर या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं, या फिर बहुत सारे पार्टनर मैन्युफैक्चर नहीं करके ट्रेडिंग का काम शुरू करते हैं, फिर उसके बाद वो P&L तो बनाना ही बनाना है उनको। P&L बनाने के बाद जो बचेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसको साझेदारों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन किस हिसाब से? एक डीड के हिसाब से। डीड यानी कि साझेदारी सल्ले के हिसाब से। यानी पार्टनरशिप डीड क्या काम करता है? पार्टनरशिप डीड यही काम करेगा कि ये जो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बचा हुआ है इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, यानी कि हर एक पार्टनर्स को किस हिसाब से देना है, यानी किसको सैलरी देनी है, किसको कमीशन देना है, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटा जाएगा, ये काम कौन डिसाइड करवाएगा? पार्टनरशिप डीड। और ये कहाँ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर नाम मात्र का, अवास्तविक या नॉमिनल टाइप का होता है। मतलब जो आपने P&L अकाउंट का नेचर होता है वो का वही नेचर P&L एप्रोप्रिएशन का होगा। तो आइए देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात दोस्त यह है कि आप जितनी मेहनत क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाते हैं, अगर उसकी आधी मेहनत भी अगर आप कंसेप्ट को समझने में अगर लगा दें तो आप 10 क्वेश्चन की जगह 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं रहेंगे। बस आपको करना ये है कि जो कंसेप्ट है एक बार में ही समझ लेना है, दिमाग में उतार लेना है। तो फोकस करना दोस्तों कंसेप्ट पे, क्योंकि एक कंसेप्ट आपको 1000 क्वेश्चन करवाएगा, लेकिन 1000 क्वेश्चन करने के बाद भी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा। दोस्तों कंसेप्ट बिल्डअप करो और मजे के साथ क्वेश्चन करो। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 31 दिसंबर, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको इसके बाद लिखना है। लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या 31 दिसंबर एज इट इज, जो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। फिर आपको उसके बाद वही 4 कॉलम बनाने हैं, जिसके अंदर फर्स्ट में लिखा जाएगा पर्टिकुलर, सेकंड में आपको अमाउंट, फिर नेक्स्ट वापस पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, यानी पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये
एक बात दोस्तों ध्यान में रखनी है कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये फर्म का अकाउंट है। फर्म का मतलब सभी साझेदारों का मिक्स अकाउंट है, यानी कि इसके अंदर सभी साझेदारों के ट्रांजैक्शन आएंगे। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्या आएगा। इस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम आएगी। जैसे आपने पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाया था उनमें भी आपने देखा था कि उनके भी क्रेडिट साइड में इनकम आ रही थी, सेम वैसे ही इसके भी क्रेडिट साइड में इनकम आएगी। और इसके डेबिट साइड में लॉस आएंगे, खर्चे आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, जैसे पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ रहे थे कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर, याद है ना। तो वैसे ही क्रेडिट साइड इनकम साइड होगी और डेबिट साइड एक्सपेंसेस साइड। इस अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये लिखने से पहले सोचना कि ये कब लिखेंगे, जब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाते के अंदर क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट बचा हुआ है तभी ये लिखेंगे, है ना। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखने के बाद आपको वो अमाउंट प्रॉफिट वाला लिख देना है। लेकिन अगर आपको लॉस हो जाए तो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस हो गया या डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसको किस नाम से लिखेंगे। तो फिर ये ना लिख करके डेबिट साइड में लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर किस नाम से। यहाँ पर आपने बाय P&L अकाउंट लिखा है तो इधर लिख देंगे टू P&L अकाउंट। और वही जो यहाँ नेट प्रॉफिट लिख रखा है तो यहाँ क्या जाएगा, नेट लॉस फॉर द ईयर। ये लिखो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी चलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो टू P&L अकाउंट नेट लॉस फॉर द ईयर, और जो लॉस है आपको डेबिट साइड में P&L एप्रोप्रिएशन के लिख देना है। तो आपको एक कंसेप्ट पहले बिल्डअप करो अच्छे से कि बाय P&L अकाउंट कब लिखा जाएगा और टू P&L अकाउंट कब लिखा जाएगा। ये तब लिखा जाएगा जब P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस या नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। और ये कब लिखा जाएगा, जब आपके पास P&L अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस यानी कि नेट लॉस अगर दे रखा है तो उस कंडीशन में ये लिखा जाएगा। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम बाकी के सारे एडजस्टमेंट कर सकेंगे, जैसे सैलरी देना, कमीशन देना, बोनस देना, रिजर्व बनाना, और बचा हुआ और प्रॉफिट अगर लास्ट में बच जाता है तो साझेदारों में बांट देना। लेकिन अगर आपके पास होता है लॉस तो आप ये कोई भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन को हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, जिसके थ्रू हम बाकी के एडजस्टमेंट करेंगे। तो फिर उसके बाद देखो क्या एडजस्टमेंट करेंगे, तो अपने को जो डीड में दे रखे हैं पॉइंट्स, उसी पॉइंट के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करने हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट है हमारे पास और सबसे पहले दिया जाता है पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट में से। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में क्यों लिखा है, जबकि ये तो पार्टनर्स के लिए इनकम है। बिल्कुल, ये पार्टनर्स की इनकम है तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन फर्म के लिए तो खर्चा हुआ ना, तो फर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो A, B, C जो भी पार्टनर हैं उनके नाम लिख के उनके अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, उसकी जो टोटल होगी वो मैन बाहर लिख देंगे। जैसे इसके 1000 रुपए हैं, इसके 2000 रुपए हैं, तो 1000 और 2000 मिलके कितने हो जाते हैं, 3000। तो 3000 आपको यहाँ लिख देना है। अब ऐसे ही अगला एडजस्टमेंट करेंगे सैलरी के बारे में। अगर किसी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी के बारे में यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, ए को कितनी सैलरी दे रहे हैं, बी को कितनी सैलरी दे रहे हैं, वो लिख करके उनकी टोटल हम बाहर लिख देंगे। अगर मान लो किसी एक को ही सैलरी दी जा रही है, दूसरे को सैलरी नहीं दी जा रही है,
सपोज ए को ही सैलरी मिल रही है तो यहाँ लिखेंगे टू एज सैलरी। क्या लिखेंगे? टू एज सैलरी। लेकिन अगर मान लो 2 जनों को दी जा रही है, 2 से ज्यादा को दी जा रही है, तब उस कंडीशन में इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, ए को कितनी दी जा रही है, बी को कितनी दी जा रही है, वो लिखने के बाद मेन टोटल बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से एडजस्टमेंट देखते हैं, टू पार्टनर्स कमीशन बोनस एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। अगर मान लो साझेदारों को कमीशन दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है या एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, ए को कितना दिया जा रहा है, बी को कितना दिया जा रहा है, अगर और भी पार्टनर है तो उनके भी नाम लिखे जाएंगे। वही प्रोसेस, इनको कितना दिया जा रहा है उसकी बात टोटल बाहर लिख दी जाएगी। अगर किसी को कमीशन दिया जा रहा है तो टू कमीशन, अगर किसी को बोनस दिया जा रहा है तो टू बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है तो टू एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। यानी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन का मतलब होता है अतिरिक्त पारिश्रमिक, यानी मेहनताना जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त पारिश्रमिक। तो इस तरह से ये डेबिट साइड में दिए जाएंगे। ये डेबिट साइड में क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चे हैं और यही ट्रांजेक्शन सारे उठा करके हम कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब इतना ट्रांजेक्शन करने के बाद अगर फर्म के पास और भी सफिशिएंट प्रॉफिट पड़ा रहता है तो फिर पार्टनर सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, कुछ पैसा हम बचा के रख लेते हैं रिजर्व के रूप में, जो भविष्य में हमारे लिए काम आएगा। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट है, बचा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, सैलरी देने के बाद, फिर उसके बाद कमीशन बोनस एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन साझेदारों को देने के बाद, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बच जाता है, तो साझेदार डिसाइड करते हैं कि चलो हम ऐसा करते हैं, इसको रिजर्व रख लेते हैं। तो रिजर्व की एंट्री क्या होगी? यहाँ आपको लिखना है टू रिजर्व, टू रिजर्व ब्रैकेट में लिख सकते ट्रांसफर, टू रिजर्व ट्रांसफर। इसका मतलब ये हुआ कि साझेदारों ने जो पैसा बचा के रखा है रिजर्व के रूप में, तो वो भविष्य में कभी भी काम में ले सकते हैं, और अगर काम में नहीं लिया तो यही पैसा वापस उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर वापस बांट लेंगे। अभी हमने देखे ये डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं अगर फर्म खर्चा करती है तो फर्म को इनकम कहाँ से होती है। तो चलिए क्रेडिट साइड में भी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो फर्म के क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो इनकम होती है वो बाय P&L अकाउंट से होती है और उसका नाम है नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट जो बचा हुआ होता है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है कि अगर साझेदारों ने कोई आहरण कर रखा है यानी कि ड्राइंग कर रखा है तो उसके बदले उनको क्या भरना पड़ेगा? ब्याज भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने देखा था पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखा था डेबिट साइड में। तो फर्म के किस साइड में लिखा जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड में लिखा जाएगा? वेरी गुड, क्रेडिट साइड में। तो क्या किस नाम से लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किस नाम से लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग जो करेगा वो भरेगा। अगर ए ड्राइंग करता है, बी भी ड्राइंग करता है तो दोनों को ब्याज भरना है। अगर ए ही ड्राइंग कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। अगर दोनों निकाल रहे हैं तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज और बी। तो ए का कितना बनेगा ब्याज, बी का कितना बनेगा, वो कैलकुलेट कर देंगे, फिर उसके बाद उनकी टोटल बाहर लिख देंगे। तो इस तरह से क्रेडिट साइड में लिखा मतलब ये फर्म के लिए इनकम हो गई, फर्म के लिए इनकम हो गई। और यही चीज पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। ए ने जितना ड्राइंग किया है तो उस पे लगने वाला ब्याज उसके अकाउंट में चढ़ा देंगे, बी ने जितना ड्राइंग किया उस पे लगने वाला ब्याज उसके अकाउंट के डेबिट साइड में चढ़ा देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद यानी कि आपके पास प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो गई इनकम। फिर उसमें से आपने जो खर्चे सारे माइनस कर दिए, उसके बाद भी अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो वो साझेदारों के बीच में उनके लाभ हानि अनुपात यानी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के रूप में बांट दिया जाएगा। तो बांटेंगे तो किस नाम से लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। किस नाम से लिखेंगे? टू पार्टनर्स या कैपिटल या करंट अकाउंट। और फिर उनके अकाउंट के अंदर चढ़ा देंगे। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और उनकी टोटल यहाँ बाहर लिख दी जाएगी। और इस तरह से ये क्वेश्चन क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ?
जब आपके पास नेट प्रॉफिट बचा था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ना है, या आपकी हो गई फर्म की टोटल इनकम। फिर उस टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस कौन कौन से माइनस किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा बच गया उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। किस साइड में ट्रांसफर करेंगे, उनकी क्रेडिट साइड में। इसलिए फर्म के लिए ये भी खर्चा हुआ, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने के बाद ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, ये पार्टनरशिप डीड के अंदर जो लिखा हुआ होगा उस हिसाब से आपको बांटना है। रेशो भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो वो करने के बाद फिर उसके बाद ये लिख करके आपको ये अकाउंट क्लोज कर देना है। इसके बाद ये तो थी प्रॉफिट की कंडीशन में क्वेश्चन। अगर लॉस होता है तो लॉस की कंडीशन में हमने क्या देखा था, टू P&L अकाउंट यानी नेट लॉस फॉर द ईयर, यानी कि लॉस हो जाता है तो हमने डेबिट साइड में लिखा था। जब लॉस होता है तो फिर हम ना तो इंटरेस्ट दे पाते हैं, ना सैलरी दे पाते हैं, ना कमीशन दे पाएंगे और ना पार्टनर्स को दे पाएंगे कुछ भी। तो इसका मतलब ये सारे ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। अगर कंपलसरी नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि देना ही देना है तो ये इनमें से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहा हो, है ना, इसके बारे में क्या नहीं कहा हो, कंपलसरी देना या नहीं देना है, लेकिन लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से फर्म ले सकती है ना। तो इसका मतलब लॉस की कंडीशन में ये ट्रांजैक्शन आ सकता है। बाकी के ट्रांजैक्शन आए नहीं आए वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का प्रोविजन अगर क्वेश्चन में है तो लॉस की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेगी साझेदारों से। तो ये क्या होगा, फर्म के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा और लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मान लो लॉस ज्यादा है और इनकम कम है तो इसका मतलब फिर से लॉस बचा। अब ये लॉस क्या करेंगे, जैसे यहाँ आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। यहाँ किस नाम से लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। जो भी मेथड में आपको कहा है कि कौन सा अकाउंट बनाना है तो आपको बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट लिख करके जितने भी पार्टनर हैं उनके अंदर बराबर में या डेढ़ में जो दे रखा है उस रेशो के हिसाब से बांट देना है। तो इसका मतलब ये लॉस कौन वहन करेगा, पार्टनर वहन करेंगे और इस तरह से ये लॉस हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर क्या बातें ध्यान में रखनी। तो चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा टाइटल में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी ईयर दे रखा है आपको 31 मार्च या 31 दिसंबर। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दे रखा है तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दे रखा है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। किस अकाउंट के, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉफिट की सिचुएशन है तो उसमें आपको दिया होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डेबिट साइड में लिखना है। जिस पार्टनर को जितना जितना देना है वो देने के बाद टोटल आपको बाहर लिखनी है। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी के बारे में दे रखा है तो आपको सैलरी देनी है। फिर उसके बाद किसी पार्टनर को कमीशन, बोनस, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देने के लिए कहा है तो आपको वो देना है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में कहा है कि रिजर्व या जनरल रिजर्व बनाना है तो आपको रिजर्व या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है पैसा। फिर उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो डीड में जो पार्टनर्स के रेशो हैं, यानी कि साझेदारी संलेख में जो साझेदारों के लाभ हानि बांटने के अनुपात दे रखे हैं उसी अनुपात में आपको ये प्रॉफिट और लॉस बांट देना है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई प्रोविजन दे रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी कोई प्रोविजन है तो ये प्रोविजन भी आपको करना है, यानी कि साझेदारों से फर्म वसूल करेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और फिर इसके बाद क्वेश्चन खत्म कर देना है। लेकिन अगर लॉस की कंडीशन हो जाए तो लॉस की कंडीशन होगी तो सबसे पहले आपको डेबिट साइड में लिखना है। किस नाम से लिखना है, P&L अकाउंट के नाम से लिखना है। ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अगर लॉस आता है तो उस लॉस में एक ही एडजस्टमेंट हो पाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, अदरवाइज सारे ट्रांजेक्शन कंपलसरी कह रखे हैं तो देना है, वरना नहीं दे रखा, वरना नहीं करना है। यानी कि लॉस और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि ये 3 ट्रांजेक्शन होंगे लॉस की कंडीशन में। प्रॉफिट की कंडीशन में प्रॉफिट लिखना है, फिर जितने आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो सारे एडजस्टमेंट करने हैं और बैलेंस निकाल लेना है। तो इस तरह से ये P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में हमने देखा। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि आपको तो नोट कर ही लेना चाहिए दिमाग के अंदर। नंबर 1, अगर आपके पास
कोई एडजस्टमेंट काटने के बाद यानी डिडक्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट दे रखा है तो वही प्रॉफिट आपको लिखना है, लेकिन वो एडजस्टमेंट P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं लिखना है। यानी कि क्या हुआ कि सपोज मान लो आपको क्वेश्चन ये कहे कि आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट इज रुपीज इतना, तो आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट दे रखा है सिर्फ वही लिखना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ नहीं लिखना है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, है ना। समझ में आया? क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सवाल में ऐसा एडजस्टमेंट आ जाए जिसको काटने या चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको वो बाद वाला प्रॉफिट ही अमाउंट यहाँ लिखना है। फिर उसके अंदर आपको और से अलग से वापस नहीं काटना है, क्योंकि पहले आपने डिडक्ट कर लिया है, तो डिडक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट का अमाउंट बचा है वो आपने यहाँ लिखा है, लेकिन वो एडजस्टमेंट आपको यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। ये एडजस्टमेंट कहाँ लिखना है? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन से पहले का लाभ। अगर क्वेश्चन में आपको समायोजन से पहले का लाभ दे रखा है तो आपको वो पहले वाला ही लाभ लिखना है। यानी कि अगर आपके पास कोई एडजस्टमेंट यहाँ दे रखा है कि सैलरी देने से पहले आपको प्रॉफिट कितना है, तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद वो एडजस्टमेंट आपको करना ही करना है। यानी कि इन दोनों एडजस्टमेंट से क्या समझ में आया कि अगर आफ्टर चार्जिंग वाला दे रखा है तो आफ्टर में जो आफ्टर वाला प्रॉफिट है वो आपको पहले लिखना है, और बिफोर वाले में जो पहले प्रॉफिट दे रखा है वो लिखना है। यानी कि आफ्टर में डिडक्ट होने के बाद आपको प्रॉफिट लिखना है, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना है, यानी कि उस खर्चे को 2 बार नहीं लिखना है। उसके बाद अगर बिफोर चार्जिंग दे रखा है तो इसका मतलब बिफोर में नेट प्रॉफिट पहले लिखना है, फिर उसके अंदर से उस प्रॉफिट को काटा जाएगा। मतलब सीधा सीधा कहना ये चाह रहे हैं कि एक एडजस्टमेंट को 1 बार किया जाएगा, 2 बार नहीं। यानी कि आपने अगर कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट में से कर लिया है तो बचा हुआ प्रॉफिट ही आपको लिखना है, और वो एडजस्टमेंट आपको P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। और अगर आपने कोई एडजस्टमेंट प्रॉफिट में से नहीं किया है तो प्रॉफिट लिखो, फिर उसमें से वो एडजस्टमेंट हटाओ और फिर बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटो। तीसरा एडजस्टमेंट लाभों पर प्रभार, यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कि कंपलसरी देना ही देना है, भले आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो। तो इसका मतलब ये जो चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी कि लाभों पर प्रभार वाले एडजस्टमेंट होंगे उनको आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखना है, उनको आपको एडजस्ट करना है प्रॉफिट में से, यानी कि वो P&L के पार्ट हो जाएंगे। तो P&L के पार्ट कौन कौन से होंगे? जैसे किसी साझेदार ने अगर फर्म को ऋण दे रखा है, लोन दे रखा है, तो उस पर लगने वाला ब्याज लाभों पर प्रभार हो सकता है, तो उसको आपको P&L में से काट देना है। अगर मान लो आपकी फर्म चल रही है तो किसी बिल्डिंग में चल रही होगी तो उस बिल्डिंग का रेंट भी लाभों पर प्रभार होगा। मैनेजर रखा होगा तो मैनेजर का कमीशन भी लाभों पर प्रभार होगा, वो इस P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर नहीं आएंगे। यानी कि ऐसी चीजें जो आपको कंपलसरी देनी ही देनी है, यानी कि वो भले ही आपके पार्टनर्स के हिस्से की हो, जैसे लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, लेकिन अगर उसको लाभों पर प्रभार है, आपके पास हानि होने के बाद भी आपको उस साझेदार को ऋण पर ब्याज देना ही देना है, इसका मतलब वो कहाँ जाएंगी? P&L अकाउंट के अंदर, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी। चौथा एडजस्टमेंट जिसके बारे में आप जानते ही हैं, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करने को बोला है तो ये सारे एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं सिर्फ कैपिटल को छोड़ के बाकी सारे एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल जाएगी, उसके अलावा बाकी जितने भी बचे हुए ट्रांजेक्शन हैं ये सारे वो कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां जाने पर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप एक ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद अपने मार्क्स तुरंत पता कर लें। करता हूँ कि आपको टेस्ट देने के बाद बहुत बहुत खुशी होगी। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। थैंक यू।
कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।